Welcome back physics enthusiasts in my series of competency based question. ये series का last video है. In this video we are going to do some competency based question on topic electromagnetic induction. Again बहुत अच्छे questions हैं. So let's begin with that. Okay, so in your first question you have a current carrying coil C1 is paired with another coil and EMF is induced in coil C2 when the current through C1 drops to 0 from a non-zero value within 1 seconds में. If the coil C1 is paired with C3 तो EMF 0.7 E का induced हो रहा है for the same rate of drop in the current through C1. What is the ratio of mutual inductance of M12 to that of M13? ठीक है, तो mutual inductance में हमें पता है कि जो फ्लक्स है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनली का साइन हटता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एम आता है. ईएमएफ होता है तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी. तो यहाँ पे फाई की वैल्यू एम आई रखने पर ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी एम इंटू आई. एम को बाहर निकाला तो ईएमएफ आ गया माइनस का एम डी आई बाई डी टी, क्योंकि तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोला है जो दोनों केसेस के अंदर सेम है, द सेम रेट ऑफ ड्रॉप है. सो फर्स्ट का जो ईएमएफ होगा जब वो सेकंड के साथ पेयर्ड है दैट इज इक्वल्स टू माइनस M12 डी आई बाई डी टी, और जो 3 के साथ है फर्स्ट कॉइल का वो जाएगा M13 डी आई बाई डी टी. ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ये फर्स्ट ये सेकेंड है तो डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें रेशियो पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ M12 बाई M13 का, तो डिवाइड कर दो 1 एंड 2 को. सो E12 बाई E13 इज इक्वल्स टू माइनस M12 डी आई बाई डी टी और माइनस M13 डी आई बाई डी टी. ये क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम है तो कैंसिल, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. E12 जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है फर्स्ट एंड सेकंड का जब इंडक्शन है E, और जब 1 और 3 में है तो 0.7 E. तो ये वैल्यूज पुट कर दो. E अपॉन में 0.7 E इज इक्वल्स टू M12 बाय M13. E से E कैंसिल, और इसको हम सॉल्व करें तो ये कुछ हो जाएगा 10/7 एंड 7 1 7 बचा 3 पॉइंट लगा के 30, 7 4 28 बचा 2, 7 2 14, तो समथिंग 1.42 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सब अच्छे से देख लेना. म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, so in next question you have a coil C carries current. A second coil is placed in close proximity to coil C in different configuration as shown. ठीक है, तो बेसिकली एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का है. तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसका होता है फॉर्मूला म्यू नॉट N1 N2 एरिया रिलेटिव एरिया अपॉन में L. तो दैट इज जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि इनके बीच में जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है, जो ओवरलैप है वो कितना है. ठीक है, सो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया इन दोनों का ओवरलैप हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है वो मैक्सिमम है. यहाँ पे इसका एरिया कम है, इसका ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो एक दूसरे के साथ ये कोइल्ड अप हो रहे हैं वो कम है. तो फर्स्ट इज मैक्सिमम, देन थर्ड वन ये 90 डिग्री पर है तो इसके अंदर बिल्कुल कम होगा, एकदम ज़ीरो के बराबर. एंड ये वाला भी जो है इसके अंदर भी जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है वो कम होगी, बट इन दोनों के अंदर जो 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर है उसमें सबसे कम होता है. ठीक है, तो वी कैन से दैट फर्स्ट इज मैक्सिमम, देन थर्ड, फर्स्ट देन थर्ड, उसके बाद हम फोर्थ पे जाएंगे एंड जो 90 डिग्री वाला है उसको सबसे मिनिमम लेंगे. सो द ऑप्शन नंबर ए इज द रेलिवेंट वन. ठीक है, तो रिलेटिव ओरिएंटेशन अगेन म्यूचुअल इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ लॉन्ग सोलोनॉइड एस हैज लेंथ L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, नंबर ऑफ टर्न्स N1. द कॉइल C ऑफ शॉर्टर लेंथ L2, नंबर ऑफ टर्न्स N2, बट सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. is wound over solenoid S. If a current I flows through the solenoid through the coil C,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलोनॉइड एस। ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन ही पूछा है, तो हमें बताना है फ्लक्स थ्रू सोलोनॉइड एस। तो जो फ्लक्स होगा सोलोनॉइड एस से, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी कॉइल सी की वजह से। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें ड्यू टू कॉइल सी एंड सिंस इट्स अ सोलोनॉइड, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। इसमें करंट कितना जा रहा है, सी वाले में आई करंट जा रहा है। करंट आई फ्लोज थ्रू सोलोनॉइड सी दिस एंड सी हैज़ लेंथ L2, नंबर ऑफ टर्न्स N2। ये स्मॉल n जो होता है वो है तुम्हारा बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N2, लेंथ है L2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N2 आई बाई L2, ठीक है। तो ये BC हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल C। तो जो फ्लक्स होगा लिंक्ड विथ सोलोनॉइड S, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 आई बाई L2 इंटू एरिया। एरिया दोनों का कॉमन है, ठीक है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नाउ ये होगा सिंगल टर्न की वजह से फ्लक्स। और अगर हमें फ्लक्स पूछा जाए, फ्लक्स लिंक्ड विथ ऑल द टर्न्स की वजह से, जो सारे टर्न्स हैं उसमें जो करंट जा रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई दिस विथ द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू N1। तो your formula will become mu naught N1 N2 एरिया अपॉन में L2 इंटू आई। और ये जो होता है बेसिकली दिस इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो फ्लक्स पूछा है तो इसका हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 ए आई बाई L2 विच इज D। सो D इज द करेक्ट वन, ठीक है। 3 क्वेश्चंस करे, तीनों म्यूचुअल इंडक्टेंस पर हैं, सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे करते हैं। Okay, so in the next question you have that there is a pair of concentric and coplanar conducting loops है radii R1 and R2 such that R2 is 0.01 times of R1. To which of the following is the mutual inductance M of this pair directly proportional? तो कुछ ये है concentric and coplanar, ऐसे कुछ है ये, ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि तुम्हारा अंदर वाला जो है इसको R2 ले लो, R2 छोटा है और R1 बड़ा है, राइट, बिकॉज R2 इज 0.01 टाइम्स ऑफ R1, तो वो छोटा हो जाएगा। नाउ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं, ठीक है, एट सेंटर पर जो फर्स्ट कॉइल से लिंक्ड होगी एंड इसके अंदर मान लेते हैं करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो एट द सेंटर ऑफ द, मतलब जो सेंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इज सेंटर ऑफ अ लूप इज बेसिकली म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। तो म्यू नॉट I1 करंट जा रहा है और बड़े वाले की वजह से लेंगे तो ये जाएगा 2R1, ठीक है। नाउ फ्लक्स अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ दिस पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो MI होता है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। और फ्लक्स को हम लिख सकते हैं B इंटू एरिया से। एरिया जो होता है ये दोनों का रिलेटिव एरिया होता है, तो अब यहाँ पर हम रिलेटिव एरिया के लिए जो छोटा वाला है वो लेंगे, तो B हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2R1 और इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। तो यह R2 इज लिंक्ड एज 0.01 R1, तो R2 इज 0.01 R1 है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो म्यू नॉट पाई R2 की जगह 0.01 R1 का स्क्वायर अपॉन में 2R1 और ये हो गया I1। एक R1 से एक R1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो तुम्हारा फाई आया वो हुआ म्यू नॉट पाई 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन में 2R1 I1। तो ये जो पहले वाली वैल्यू होगी वो तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अगर हम फर्स्ट को और इस सेकंड को कंपेयर करें, यहाँ पे I आ गया तुम्हारा एंड दिस इज I, तो आगे वाली टर्म M है। म्यू नॉट पाई 0.01 स्क्वायर बाय 2 ये सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम समझ में आ रहा है कि M प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, R1 के, मतलब जो बड़ा वाला रेडियस है उसके। सो D इज योर
करेक्ट आंसर. ठीक है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगेन म्यूचुअल इंडक्टेंस पर है, तो यू कैन सी दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अलग अलग टाइप की इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस. इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट करते हैं. Okay, so the next question, you have a square loop of a single turn is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field. ठीक है, स्क्वायर लूप है, इसका प्लेन परपेंडिकुलर है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप इज दिस. ठीक है, द स्क्वायर लूप इज नॉट रीशेप्ड हो गया सर्कुलर लूप में. व्हाट इज द फ्लक्स? तो फाई होता है बी डॉट ए विच इज बी ए कॉस थीटा. ठीक है, एंड थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री. क्यों? क्योंकि प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्लेन ये रहा तो प्लेन का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री पर होगा. तो दैट मीन्स फाई विल बिकम बी इंटू ए. ठीक है. नाउ जब स्क्वायर लूप में था तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज 0.002 वेबर. बी इंटू एरिया, ये किस केस में था? स्क्वायर के केस में. तो जो स्क्वायर का एरिया निकल कर आया दैट इज 0.002 अपॉन में बी. एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो जो साइड आएगी वो हो जाएगी इसका अंडर रूट. तो यहाँ से जो साइड निकल कर आई स्क्वायर की दैट इज 0.02 अपॉन में बी. ठीक है, ये हुआ फॉर स्क्वायर. नाउ इसी स्क्वायर को रीशेप किया है. The square loop is now reshaped into a circular loop. अगर रीशेप सेम है तो सर्कमफेरेंस सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगी. तो इसका साइड ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ है ऑफ लूप रिमेन्स सेम. तो ये सेम है, तो दैट मीन्स जो आपका 4 इंटू साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो तुम्हारा 2 पाई आर के बराबर होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल. तो यहाँ से तुम r निकाल सकते हो विच इज 4 अपॉन में 2 पाई इंटू साइड दैट इज 2 अपॉन में पाई एंड योर साइड इज 0.02 का अंडर रूट हो जाएगा b. ठीक है, यार आ गया इसका. एंड देन फ्लक्स हमें निकालना है जो कि फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर लूप से. तो बस सर्कुलर लूप से अगर हम निकालेंगे तो सर्कुलर लूप का एरिया लगा दो, क्योंकि बी तो सेम ही है. दे हैव गिवन द बी इज सेम. स्क्वायर बस सिर्फ शेप चेंज हुआ. मैग्नेटिक फ्लक्स बी विल रिमेन सेम. ठीक है, स्क्वायर लूप इज प्लेन परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज दिस. द स्क्वायर लूप इज नो, कोई और चेंज नहीं हुआ है, बस शेप चेंज हुई है. तो बी विल रिमेन सेम और अभी भी वो परपेंडिकुलर ही है. अगर नहीं होता तो वो कुछ और आपको इंफॉर्मेशन देता. तो इसके लिए होगा पाई आर स्क्वायर बी पाई आर स्क्वायर रखें तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो 2 टू द 4 अपॉन में पाई स्क्वायर और ये होगा 0.002 अपॉन में बी. ठीक है, सो बी विल कैंसिल, दिस इज पाई एंड 4 इंटू 0.004 टू ज़ 8 और एक पाई रह गया. तो दिस इज योर आंसर 0.008 पाई. ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट करते हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव सम वांट्स टू जनरेट 10 millivolt of EMF by moving a wire of 5 meter per second through a steady magnetic field region of 0.06 Tesla. What should be the angle between the magnetic field and direction of motion so that the wire can be of the shortest length? यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेंथ पूछ रहा है. ये क्वेश्चन है तुम्हारा मोशनल ईएमएफ का. तो मोशनल ईएमएफ में जो ई होता है दैट इज इक्वल्स टू BLV साइन थीटा. ठीक है, और थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन बी एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी. ठीक है, अब ध्यान से समझना. टू मैक्सिमाइज फॉर ईएमएफ मैक्सिमम के लिए अगर मुझे ईएमएफ मैक्सिमम करना है तो थीटा जो है दैट शुड बी 90 डिग्री. ठीक है, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है शॉर्टेस्ट लेंथ का. अगर मुझे ई मैक्सिमम करना है तो मुझे एंगल 90 डिग्री लेना पड़ेगा. वायर
का जो लेंथ है वो अगर शॉर्ट भी हुआ तो भी आई कैन अचीव द मैक्सिमम ईएमएफ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर कोई और ओरिएंटेशन लूँ, जैसे थीटा 0 डिग्री लूँ या कम लूँ, तो इसमें ईएमएफ की वैल्यू कम होती जाएगी. तो मैं एल की वैल्यू तब सबसे शॉर्टेस्ट कर सकती हूँ जब मैं ईएमएफ को मैक्सिमम ले जाऊँ, क्योंकि जो मेरा अचीवमेंट होगा दैट कैन बी डन एट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द वायर जिस पर मैं मैक्सिमम ईएमएफ ले रही हूँ. ठीक है, तो दैट शॉर्टेस्ट लेंथ कैन बी पॉसिबल इफ माई ई इज मैक्सिमम एंड ई कैन ओनली बी मैक्सिमम इफ थीटा इज 90 डिग्री. समझ रहे हो? तो शॉर्टेस्ट लेंथ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है. इन समरी में बताऊँ तो वो मिनिमम लेंथ मैं कितनी ले सकती हूँ जिस पे मुझे मैक्सिमम ईएमएफ मिल रहा है. तो मैक्सिमम ईएमएफ मुझे तभी मिलेगा जब ओरिएंटेशन 90 डिग्री है, तो उस केस के अंदर मैं अपने एल को शॉर्टेस्ट कर सकती हूँ. ठीक है, तो एंगल पूछा है दैट इज 90 डिग्री एंड वो शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी हो सकती है वो तुम निकाल लो बाय कैलकुलेटिंग E इज इक्वल्स टू BLV से. तो उस केस में L जो होगा वो कुछ तुम्हारा आ जाएगा, ईएमएफ कितना दे रखा है 10 मिली वोल्ट, दैट इज 10 × 10⁻³ B आपको गिवन है 0.06 टेस्ला और वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर की. ठीक है, ये पॉइंट हटा करके 2 zeros, 5 ones, 5 twos, 2 ones, 3s, दैट इज 1/3 और ऊपर बचा 10⁻⁻1. तो 1/3 को मैं लिख सकती हूँ 0.333 समथिंग इंटू 10⁻⁻1 एंड दैट 0.033 हो जाएगा. लेंथ पूछी है तो इसको अपने काम कर सकते हैं 3.33 इंटू 10⁻⁻2, तो उसको सेंटीमीटर में कर सकते हैं. तो कुछ इतनी लेंथ होनी चाहिए शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल है जिस पे मुझे मैक्सिमम ईएमएफ मिल सकता है कि इतना मैं शॉर्ट कर सकती हूँ. सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, मोशनल ईएमएफ एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना. एंड दिस इज कंसेप्ट, दिस इज लॉजिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का. Okay, in the next question you have the Earth's magnetic field in the northern hemisphere has a downward component that can be assumed to be uniform. Consider an airplane flying through this magnetic field from India towards Russia in the north. Okay, a motion EMF developed across the tip of its two wings. Identify the polarities developed on the left wing and the right wing. तो तुम्हारा consider an airplane flying through this magnetic field from India towards Russia in the north. तो ये तुम्हारा इस डायरेक्शन के अंदर कुछ वेलोसिटी हो गई. ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो. एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज अ डाउनवर्ड कंपोनेंट. ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई. अब तुम्हारे को पोलैरिटीज बतानी है इस प्लेन की. ठीक है, लेफ्ट विंग में एंड राइट विंग में. तो इसको तुम निकाल सकते हो फ्लेमिंग यूजिंग Fleming right hand rule. Fleming right hand rule जिसके अंदर if you just stretch the 3 fingers in perpendicular direction then this gives the magnetic field जो downward direction में है. ये जो होता है, ठीक है, this gives you the motion and this gives you the induced current. तो इसको magnetic field में करा जो नीचे की तरफ जा रही है. थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो साउथ से नॉर्थ है. तो तुम्हारा जो फिंगर है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है. इट मीन्स इस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट इंड्यूस्ड होगा. तो करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है. तो यहाँ नेगेटिव हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव हुआ. तो लेफ्ट विंग पर हम बोलेंगे कि पॉजिटिव पोलैरिटी आई और राइट विंग पर कौन सी आई, नेगेटिव पोलैरिटी. एन इंसुलेटेड वायर अलॉन्ग विथ अ लाइट बल्ब कनेक्ट द टिप ऑफ द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द एयर बल्ब. विल द बल्ब ग्लो ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ. देखो तुम्हारा जो ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल्स टू -dφ/dt और यहाँ पे फ्लक्स का चेंज के लिए फाई की जगह हम BA लिख देते हैं. एरिया विल रिमेन सेम एंड B इज ऑल्सो सेम बिकॉज इट इज सेइंग दैट द और हैज़ अ डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट दैट अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म. B इज यूनिफॉर्म तो B भी सेम A भी सेम. तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 होगा. अगर EMF ही नहीं है, इंड्यूस्ड EMF ही नहीं है तो बल्ब ग्लो करेगा तो वो जाएगा नो. और एक्सप्लेन द आंसर. यू विल से दैट
since B is uniform, so induced EMF is 0. Induced EMF is 0. So the bulb will not glow. Bulb will not glow. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वीडियो. सो दिस इज ऑल अबाउट इन द सीरीज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. लास्ट वीडियो हमने कर लिया है. अब इन द नेक्स्ट सीरीज आई विल डू वन शॉट्स. सारे चैप्टर्स के वन शॉट में लेकर आ रही हूँ विच हेल्प यू टू रिवाइज ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज.